आप लोगों को हमारे चैनल डे स्टूडियो सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 8 के पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सहायक शिक्षक के सिलेबस की ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे नहीं आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए, हमारे चैनल डे स्टूडियो सर्कल अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी टांसले, ऑप्शन डी हिथौरा, ऑप्शन सी डार्विन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे टाइप हो गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा गया? पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टांसले, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक प्राकृतिक इकाई जिसमें एक क्षेत्र विशेष के जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उपरोक्त किस इकाई की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए इकोटोन, ऑप्शन बी बफर जोन, और ऑप्शन सी परितंत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक प्राकृतिक इकाई जिसमें एक क्षेत्र विशेष के जीवधारी, ठीक है, अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, ठीक है, और अंतःक्रिया करके क्या करता है? संपूर्ण जैविक इकाई बनाता है, ठीक है। तो उपरोक्त किस इकाई की व्याख्या की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परितंत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी परितंत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी परितंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आगे आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जीवों की परस्पर निर्भरता तथा ऊर्जा प्रवाह किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन ए खाद्य जाल, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला, और ऑप्शन सी मानव चित्र, और ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जीवों की परस्पर निर्भरता तथा ऊर्जा प्रवाह जो है खाद्य जाल के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, खाद्य जाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 है, पारिस्थितिक तंत्र की रचना को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक में बांटा गया है, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को मुख्य रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, और ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? जैविक घटक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है, और अपघटक आता है, ठीक है। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों क्या है? शामिल है जैविक घटक के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी मेढक, और ऑप्शन डी हिरण, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, यही पूछा गया। तो हम बात करें गाय की, तो गाय जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है, और खरगोश भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, जबकि मेढक जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेढक, ठीक है। और हिरण भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये जनरली शाकाहारी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके स्क्रीन पर। वे उपभोक्ता जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी
तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है, वे उपभोक्ता जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाता है, तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर जो भोजन प्राप्त करेगा वो निश्चित रूप से तृतीयक उपभोक्ता होगा। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता होगा। ठीक है, क्योंकि वो द्वितीयक उपभोक्ता को खा करके अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वो कौन से उपभोक्ता होगा? तृतीयक उपभोक्ता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके स्क्रीन पर। अब घटकों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी शैवाल। ठीक है, तो अब घटकों में मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया पाया जाता है, कवक पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया है। दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इकोटोन और ऑप्शन बी इकोलॉजी और ऑप्शन सी इन्वायरमेंट और ऑप्शन डी जीरोफाइट। ठीक है, तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य पाया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोटोन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इकोटोन। तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य पाया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इकोटोन का उदाहरण है? ऑप्शन ए घासभूमि, ऑप्शन बी ज्वारनदमुख, ऑप्शन सी नदी और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो हम बात करें इकोटोन का, तो घासभूमि इकोटोन का एग्जाम्पल है, ज्वारनदमुख भी क्या है? इकोटोन का एग्जाम्पल है, और नदी तट भी क्या है? इकोटोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? इकोटोन के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? खाद्य श्रृंखला में अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो परितंत्र में जैविक व अजैविक पदार्थों के चक्रण को संभव बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटकों में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है? खाद्य श्रृंखला में अपघटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो परितंत्र में जैविक व अजैविक पदार्थों के चक्रण को संभव बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटकों में शामिल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कवक व जीवाणु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, बी एवं सी। ठीक है, बी और सी, कवक और जीवाणु है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीव अपघटकों में शामिल किए जाते हैं, किसको शामिल किए जाते हैं? कवक और जीवाणु को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12। अधिकांश आहार श्रृंखला के फलस्वरूप, अधिकांश आहार श्रृंखला का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन ए जटिल, ऑप्शन बी सरल और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अधिकांश आहार श्रृंखला का स्वरूप कैसा होता है? जटिल होता है और सरल भी हो सकता है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला के स्वरूप की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आहार श्रृंखला का जो स्वरूप जो होता है जटिल और सरल दोनों होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आहार श्रृंखला, अधिकांश आहार श्रृंखला का स्वरूप जो है जटिल और सरल दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए टांसले, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी ग्रिनेल्स और ऑप्शन डी लिंडमान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रिनेल्स। ठीक है, तो पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रिनेल्स ने किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जंतु तथा पौधों के लिए निम्न में से कौन सा तत्व अनिवार्य पोषण के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी कार्बन। ठीक है, तो जंतु तथा पौधों के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य पोषण के रूप में माना जाता है? तो नाइट्रोजन जो है
जंतु तथा पौधों के लिए, ठीक है, अनिवार्य पोषण के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है। जंतु तथा पौधों के लिए नाइट्रोजन तत्व जो है अनिवार्य पोषण के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है नाइट्रोजन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 आगे स्क्रीन पर, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन चक्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन के निर्माण में, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में, ऑप्शन सी विटामिन के निर्माण में, तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो नाइट्रोजन चक्र का उपयोग जो होता है प्रोटीन के निर्माण में होता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में भी होता है और विटामिन के निर्माण में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आगे हैं। क्या है क्वेश्चन? वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन ए 20.9%, ऑप्शन बी 34% और ऑप्शन सी 60% और ऑप्शन डी 78%, ठीक है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है 0.03%, ऑप्शन बी दिया 0.9%, 0.09%, ठीक है, और ऑप्शन सी दिया है 0.06% और ऑप्शन डी दिया 0.09%, ठीक है। तो वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है, ठीक है। 0.03% कार्बन पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूभाग पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 71% और ऑप्शन डी 80%, ठीक है। तो पृथ्वी के भूभाग पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो जल का जो मात्रा पाया जाता है 71% पाया जाता है, ठीक है। 71%, 71% जल पाया जाता है पृथ्वी के 71% भूभाग पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 71%, ऑप्शन सी, ठीक है। पृथ्वी के भूभाग का 71% जल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपके स्क्रीन पर। जल का विस्थापन निम्नलिखित में से किन किन रूपों में होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। तो जल का विस्थापन की बात करें तो ठोस के रूप में भी होता है और द्रव के रूप में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। अवसाद चक्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी घटनाएं घटती हैं? ऑप्शन ए सेलों का निर्माण, ऑप्शन बी अवसादों के रूप में विघटन तथा वियोजन और ऑप्शन डी अवसादों का संचरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है? अवसाद चक्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी घटनाएं घटती है, ठीक है। तो कौन सी घटनाएं घटती है? सेलों का निर्माण और अवसादों के रूप में विघटन तथा वियोजन और अवसादों का संचरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण में निम्नलिखित में से कौन सा चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए कार्बन चक्र, ऑप्शन बी ऑक्सीजन चक्र, ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र और ऑप्शन डी सल्फर चक्र, ठीक है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण में निम्नलिखित में से कौन सा चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस चक्र, ऑप्शन सी। ठीक है, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण में फास्फोरस चक्र जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया। 22 क्या है? फास्फोरस का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए प्राणियों की कवच निर्माण में, ऑप्शन बी अस्थियों को मजबूत बनाने में और ऑप्शन सी कृत्रिम दांत के निर्माण में और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। फास्फोरस का उपयोग निम्नलिखित में से
किसमें किया जाता है, ठीक है। तो फास्फोरस का उपयोग जो है प्राणियों के कवच निर्माण में करते हैं और अस्थियों को मजबूत बनाने में भी करते हैं और कृत्रिम दांत के निर्माण में भी फास्फोरस का उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, ठीक है। प्राणियों के कवच के निर्माण में भी उपयोग करते हैं फास्फोरस का और अस्थियों को मजबूत बनाने में करते हैं और कृत्रिम दांत निर्माण में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 22। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 क्या है, अमीनो अम्ल, एंजाइम, प्रोटीन तथा विटामिन के निर्माण में कौन सा चक्र सहायक होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है फास्फोरस चक्र, ऑप्शन बी दिया है सल्फर चक्र और ऑप्शन सी दिया ऑक्सीजन चक्र और ऑप्शन डी दिया कार्बन चक्र, ठीक है। अमीनो अम्ल, एंजाइम, प्रोटीन तथा विटामिन के निर्माण में कौन सा चक्र सहायक होता है, ठीक है। तो हम बात करें अमीनो अम्ल, एंजाइम, प्रोटीन तथा विटामिन के निर्माण की, तो इसमें सल्फर चक्र जो है सहायक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सल्फर चक्र, ठीक है। सल्फर चक्र जो है क्या होता है, सहायक होता है अमीनो अम्ल, एंजाइम, प्रोटीन तथा विटामिन के निर्माण में। तो ये थे 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।